नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 236 करोड़ का चंदा कोई कंपनी बीजेपी को क्यों देगी? जिस कंपनी ने 236 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं, उसके कर्मचारी क्या इसे रिश्वत की तरह देखते होंगे या उन्हें अब रिश्वत की जगह राष्ट्रीय योगदान दिखाई देने लगा है? इस होली एयरटेल की मूल कंपनी भारतीय एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों ने कितनी खुशी मनाई होगी कि अपनी तो सैलरी बढ़ती है कछुए की चाल से और बीजेपी को 236 करोड़ का चंदा दे दिया जाता है खरगोश की दौड़ से। एयरटेल में करीब 70,000 से अधिक कर्मचारी हैं। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में इस 236 करोड़ को रिश्वत कहा जाता होगा या राष्ट्रीय योगदान? क्या उस ग्रुप में मौजूद मोदी समर्थकों को इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है? भले बॉन्ड की खबरें अखबारों में नहीं छप रही हैं, लेकिन जिस कंपनी ने स्पेक्ट्रम के आवंटन के आसपास के 2 महीने में 150 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया, उसके 70,000 जागरूक कर्मचारियों के बीच कुछ तो चर्चा चलती ही होगी। इन सब की सैलरी 7 या 8% ही बढ़ती होगी। हर बार कहा जाता होगा कि मार्केट टाइट है, कंपनी के पास पैसा नहीं, जो मिल रहा है उसी को प्रभु कृपा समझ लीजिए। और यहां उनकी कंपनी 2 महीने में 150 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दे आती है, तो क्या वे बहस नहीं करते होंगे कि ये चंदा है या रिश्वत, और इसकी खबरें अखबारों में क्यों नहीं छप रही? एयरटेल से जुड़े 70,000 से अधिक कर्मचारियों को हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए और गाना गाना चाहिए कि आएगा तो वही। हम भी तो देखें कि इस खबर के आने के बाद आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा वीडियो ही शेयर कर दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह हमारा 17वां वीडियो है, सभी देख लीजिए। पहले तो इन कंपनियों का परिवारवाद समझाता हूं। एक कंपनी से कई कंपनियां निकलती चली जाती हैं। भारतीय एयरटेल ने 150 करोड़ का चंदा तो दिया ही, साथ में भारतीय टेलीमीडिया जो भारतीय एयरटेल की सहायक कंपनी है, उसने भी भाजपा को 37 करोड़ का चंदा दिया है। भारतीय एयरटेल ने भाजपा को कुल 197 करोड़ का चंदा दिया है। एक और कंपनी है भारतीय इंफ्राटेल, जिसने चंदा दिया है। इस तरह भारतीय समूह की तीनों कंपनियों ने भाजपा को 236 करोड़ से अधिक का चंदा दे दिया। इसमें से 150 करोड़ के चंदे का हिसाब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के आसपास से जुड़ा है। यूटेलसेट वनवेव नाम की एक ग्लोबल कंपनी है। इसमें भारतीय एंटरप्राइजेस की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। भारत में इसकी सहायक कंपनी का नाम है वनवेव इंडिया। यूटेलसेट उपग्रह कंपनी है। क्या इस कंपनी को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम देने के लिए नीलामी करने का नियम बदल दिया गया? और क्या नियम बदलने के बदले कंपनी ने बीजेपी को 150 करोड़ का चंदा दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बता रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 2 बार में 150 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए हैं। आधा हिस्सा नियम बदलने से पहले और आधा नियम बदलने के बाद। और नियम क्या बदला? आपको याद होगा, यूपीए के समय टेलीकॉम सेक्टर के स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई थी। इसे बड़ा घोटाला बताया गया कि नीलामी होती तो सरकार को और अधिक राजस्व मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बिना नीलामी के दिए गए 122 लाइसेंस को रद्द कर दिया। उसके बाद नीलामी कराने के आदेश दिए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी यही बातें किया करते थे। उनके उस समय के ट्वीट और भाषण आपको मिल जाएंगे। इस मुद्दे ने मोदी के लिए लहर पैदा की और 2014 में वे प्रधानमंत्री बन गए। तो मोदी राज में क्या हुआ? जब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की बारी आई तो क्या नीलामी का रास्ता अपनाया गया? नहीं। यह नियम क्यों बदला गया? किसी अखबार में यह खबर छपेगी तब तो जनता को पता होगा। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेगी। 3 वेबसाइट पर यह खबर है, जिसे देश के कई बड़े अखबार, खासकर हिंदी के कूड़ा अखबार, छापने की हिम्मत नहीं कर सकते। अफसोस कि आपके घर में हिंदी के यही रद्दी अखबार कई साल से आए जा रहे हैं। न्यूज मिनट और स्क्रोल ने लिखा है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने नियम बदलकर नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। ऐसा करने से पहले और ऐसा करने के बाद भारतीय समूह ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार में बॉन्ड के जरिए कुल 150 करोड़ रुपए का चंदा दिया। नवंबर 2023 में 2 कड़ियों में पहले 100 करोड़ और फिर 50 करोड़ का चंदा दिया गया, जिसे भाजपा ने भुना भी लिया। जैसे ही केंद्र सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की अनिवार्यता खत्म कर दी, नया कानून संसद में पेश किया गया। भारतीय समूह ने बॉन्ड खरीद लिया।
1 महीने के भीतर मोदी सरकार ने OneWeb को स्पेक्ट्रम पाने के लिए जरूरी मंजूरी दे दी। उसके तहत अब मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा उपग्रह के जरिए दी जानी है। क्या यह नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल द खबरीलाल। आज फिर हाजिर हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जी हां, इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे मोदी राज में नए नए घोटाले हो रहे हैं और इन्हीं मामलों को लेकर परत दर परत खोल रहे हैं रवीश कुमार अपनी इस रिपोर्ट में। तो देखिए एक और मोदी राज का बड़ा घोटाला। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं अब आगे और आपसे एक छोटा सा निवेदन, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने चित परिचितों और दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें, क्योंकि इन्हीं खबरों से आपको पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में कितना बड़ा विकास मोदी राज में हुआ है और किस तरह से हुआ है। किसी प्रकार का घोटाला नहीं है। आखिर नीलामी की अनिवार्यता क्यों खत्म की गई? क्या किसी खास कंपनी पर कृपा बरसाने के लिए और उससे 150 करोड़ रुपए का चंदा लेने के लिए? हालांकि अभी सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं किया है, लेकिन नीलामी से पहले और नीलामी खत्म करने के बाद भारतीय समूह का बीजेपी के लिए 150 करोड़ का बॉन्ड खरीदना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? जुलाई में तय हुआ था नीलामी से सैटेलाइट लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने कानून भी बना दिया। जिस समय यह कानून संसद में पास हुआ, याद कीजिए, संसद से कुल 143 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। ध्वनि मत से यह बिल पास हुआ। यही नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई कि इस फैसले को न्यायिक मंजूरी मिल जाए। नया कानून बनते ही इसकी दौड़ में एक ही कंपनी बच गई, OneWeb इंडिया, जिसे स्पेक्ट्रम पाने के लिए जरूरी लाइसेंस और स्पेस ऑथराइजेशन दोनों मिल गई। जबकि रिलायंस जियो जैसे घरेलू टेलीकॉम दिग्गजों से लेकर एलन मस्क की स्टारलिंक समेत कई विदेशी कंपनियां भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की होड़ में शामिल थीं। रिलायंस और वोडाफोन ने नीलामी से स्पेक्ट्रम देने की नीति की मांग की थी। यह सब न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज मिनट और स्क्रोल की वेबसाइट पर छपा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस ने रिटायर्ड न्यायमूर्ति KS राधाकृष्णन की कानूनी राय भी प्रस्तुत की। राधाकृष्णन ने कहा कि नीलामी उपग्रह आधारित संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने का एकमात्र स्वीकार्य तरीका था। उन्होंने बताया कि उपग्रह और स्थलीय स्पेक्ट्रम के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, इसलिए दोनों पर एक ही प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश KS राधाकृष्णन 2G स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई में भी शामिल रहे थे। भारतीय समूह ने नीलामी की नीति का विरोध किया था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की राय हो या स्पेक्ट्रम की अनिवार्य नीलामी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मोदी सरकार पर किसी का असर नहीं पड़ता है। स्क्रोल की रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लीगल एक्सपर्ट कुश अमीन का बयान छपा है कि यह कहना उचित होगा कि अगर यूटेलसेट OneWeb को भारतीय द्वारा चुनावी बॉन्ड की खरीद और भाजपा को उनके दान के बारे में पता था, तो यूके ब्राइबरी एक्ट के तहत उनके अपराधी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीधा सीधा यह मामला रिश्वत देने का हो सकता है। 21 नवंबर 2023 को यूटेलसेट OneWeb केंद्र सरकार से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस प्राप्त करने में कामयाब हो गई। विपक्ष को इसका अंदेशा था। जब सरकार कानून लेकर आई तब भी विपक्ष ने आलोचना की। उसमें तो यही बात थी कि नीलामी से आवंटन नहीं हुआ। क्या बीजेपी को पता था कि मोदी सरकार ने भी वही किया है जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय किया गया था? हाल ही में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए 2G घोटाले को लेकर प्रचार वीडियो बनाया। 21 मार्च को कांग्रेस ने इस वीडियो में किए गए सभी भ्रामक दावों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। निहायत ही भ्रमित करने वाला वीडियो चला रही है भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से। मिनिस्ट्री ने भी चलाया, तमाम नेताओं ने चलाया, तमाम मंत्रियों ने चलाया। 2G को लेकर कुछ 2G कोर्ट में हो चुका है कि कोई कल्पेबिलिटी नहीं है, तो ऐसा भ्रमित करने वाला वीडियो 10 साल बाद क्यों दिखाया जा रहा है? इसके लिए हमने उस पर्टिकुलर कंटेंट पर अपनी शिकायत दर्ज की है और चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि उसको हटाया जाएगा। तो हमें पूरी आशा है कि क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किक इन हो गया है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड के चलते भ्रमित करने वाले आज पूरा फेक न्यूज, पूरी तरह से जो झूठ फैलाया जा रहा है,
वो कमीशन खुद उसको स्वतः संज्ञान लेकर उस पर एक्शन करे। इलेक्टोरल बॉन्ड, कुछ इसे चुनावी चंदे का धंधा कहते हैं, कुछ चंदा धंधा, आप जैसा भी कह लें। आज अगर इसकी रिपोर्टिंग होती, अखबारों में बारीकी से खबरें छपती, तो मोदी समर्थक भी जान पाते कि ईडी ने रेड किया तो उस कंपनी ने बीजेपी को कई 100 करोड़ का चंदा क्यों दिया। मोदी समर्थक यह भी जान पाते कि पॉलिसी बदलवाने की बात आई तो पहले या बाद में किसी कंपनी ने चंदा क्यों दिया और यह मामला है क्या। सबसे ज्यादा अंधेरे में अगर कोई है तो आज मोदी समर्थक हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं कि इस बॉन्ड के पीछे कितना बड़ा खेल हो गया, उनके विश्वास के साथ धोखा हुआ। उन्हें यही पता है कि सारे दलों को पैसा मिला है, जबकि यह मामला तो इसका है ही नहीं कि पैसा सबको मिला है। मामला यह है कि एक असंवैधानिक और अवैध कानून मोदी सरकार ने बनाया। इस कानून के पीछे कंपनियां तभी क्यों चंदा देती हैं या देने के लिए मजबूर होती हैं जब उनके यहां ईडी का रेड पड़ता है।